नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट के रियलिटी। आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ भूमाफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी ग्रेटर नोएडा में भूमाफिया बेखौफ होकर सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण कार्य करा रहे हैं। हाल ही में ताजा मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की वर्क सर्कल 1 के गौर सिटी 2 के सामने नाले और ग्रीन बेल्ट पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा करके निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अवैध निर्माण मामले की जानकारी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को करीब 2 दिन पूर्व से कई बार दी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक निर्माण कार्य नहीं रुक सका है। भूमाफिया बेखौफ होकर अवैध निर्माण करा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे भूमाफिया ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के संरक्षण में अवैध निर्माण कार्य कर रहे हैं। अथॉरिटी को जानकारी देने के बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं की जा सकी है। वहीं सूत्रों की माने तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते अवैध निर्माण कार्य लगातार जारी है। अब इस अवैध निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय अखबारों में खबर प्रकाशित की गई, उसके बाद भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगी और आज 2 मंजिला इमारत पर अवैध निर्माण हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से भूमाफियाओं पर कार्रवाई होती है या यूं ही ठंडे बस्ते में डालकर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता आकाश मिश्रा जुड़ गए हैं। इसी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी भी मौजूद है। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। आकाश, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है ग्रेटर नोएडा को लेकर, क्या कुछ इस मामले में देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है, भूमाफिया जो है वो सरकारी जमीन पर ही अब कब्जा कर रहे हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा करना यानी किसी न किसी का संरक्षण भूमाफियाओं को मिल ही रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक खबर सामने आ रही है, अथॉरिटी को जानकारी इसकी 2 से 3 बार दे दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। आकाश, देखिए, इसका एक कहावत है ना कि जब थानेदार ही यार है तो कार्रवाई का क्या डर है। सेम उसी तरह से ये जो है मामला सामने आ रहा है कि ये 8 उसका मार्च का मामला है। जब अवैध निर्माण का शुरुआत हुई थी तो स्थानीय अखबारों में खबर छापते अवैध निर्माण किया जा रहा है। अधिकारी जो है मामला संज्ञान लेते हैं और कार्रवाई का ठेंगा दिखाकर एक दूसरे पर डालकर जो है मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। धीरे 1 महीने से ज्यादा हो गया, आज वो इमारत जो 2 मंजिला बन के तैयार हुई है। टीम ने 3 से 4 बार लगातार उनको फोन किया कि सर ऐसा ऐसा मामला है, आप संज्ञान में लीजिए, तो वो एक दूसरे पर डालकर जो है अभी मामले को रफा दफा करना चाह रहे हैं। एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं, वही सिस्टम में बैठे जो अधिकारी है उनकी मिलीभगत के चलते देश की उनकी जमीन पर भूमाफिया कब्जा। कल एक मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया जहां पर भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा था। प्राधिकरण की टीम वहां पर पहुंचती है अवैध कब्जे को हटवाने के लिए। उसके बाद भूमाफिया बेखौफ होकर जो है वो लोग ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे प्राधिकरण की टीम पर, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आती है। कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा रिश्ता कि प्राधिकरण के जो अधिकारी है वो संरक्षण दे रहे हैं भूमाफियाओं को, उसके बावजूद भी जो है भूमाफिया बेखौफ होकर जमीन कब्जा है और इन अधिकारी जब जो है कब्जा हटवाने जाते तो उन पर हमला भी कर देते हैं। बिल्कुल आकाश, ठीक कहा आपने। जिस तरह से ये मामला पूरा सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं अधिकारियों का संरक्षण जो है वो इन भूमाफियाओं को मिलता नजर आता है। और जिस तरह से कार्रवाई को लेकर हम क्योंकि लगातार बात कर रहे हैं, 2 से 3 बार अथॉरिटी को उसकी जानकारी भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। हमारे साथ संदीप तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस मामले को लेकर, क्योंकि सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया है। सर, यहाँ पर ग्रीन बेल्ट और नाले की जगह पर अवैध निर्माण जो है वो कराया जा रहा है, और अब ऐसा नहीं है कि इस मामले का संज्ञान किसी के पास ना हो, मामले की जानकारी भी है, उसके बाद भी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? संदीप जी। ऋषिका, जो आप ये प्रकरण देख रहे हैं, जिसकी अभी रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, वो नोएडा एक्सटेंशन की वो जगह है जहां पर एक बहुत बड़े लेवल पे पॉपुलेशन बसती है और एलिट क्लास बसता है। अगर हम बात करें कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के बड़े बड़े अधिकारी वहां पर हैं, मीडिया हाउसेस के बहुत लोग वहां पर एज अ एम्प्लॉय जो हैं वो वहां पर ऑलरेडी फ्लैट लेके रह रहे हैं। और उससे भी बड़ी मजे की बात क्या है कि जो ये मार्केट बसी है, आप देखें उसके ऊपर कि हाई वोल्टेज की करंट जा रही है, नंबर 1।
और उससे चंद कदम दूर ही वहां की चौकी भी है, और चंद कदम और दूर पे जाइए एक दूसरी भी चौकी पड़ती है। तो दो चौकियों के बीच में, पुलिस चौकियों के बीच में ये बनाया गया है। और जैसे कि जब ये स्टार्टिंग में हो रहा था तब से ही इस पे रिपोर्टिंग हुई है, मीडिया की रिपोर्टिंग हुई, और उसके बाद में फिर सबके संज्ञान में है। क्योंकि जैसे हम कहीं बात करें कि कोई ऐसी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं डेवलप हो रहा है या कुछ ऐसा अवैध निर्माण हो रहा है जो बहुत ही रूरल एरिया में है, गांव गिराव में है, जहां पर ये नहीं पहुंच सकते। ये तो वो जगह है जहां पर अगर हम ट्रैफिक का देखें तो लगभग जो है 1000 से 1500 लोग पर डे अप डाउन वहां से कर रहे हैं। तो संज्ञान में ना होने का कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल। और चूंकि पुलिस भी वहीं पर है, हर कोई है, तो ये जो अभी आकाश जी कह रहे थे कि इसमें शासन प्रशासन अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे इन्होंने कहा प्राधिकरण को किया गया, प्राधिकरण के अलावा भी जिला प्रशासन है और बहुत से लोग हैं जिनकी नजरों में चीजें हैं, पहले से ही हैं। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि अवैध निर्माण, ये जो पूरा का पूरा इसका एक बड़ा इतिहास रहा है। और अगर गौतम बुद्ध नगर की स्पेशली बात करें हम, तो वो एक अलग तरीके की व्यवस्था है। ये भूमाफियाओं का कब्जा करना, उसके बाद में एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके बड़े रेट पे बेच देना। और यहाँ पर जो चीज आप देख रही हैं, आप पीछे देखिए तो पीछे प्रॉपर नाला बह रहा है, प्रॉपर नाला बह रहा है। नाले से जस्ट सट के इन्होंने पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। और इसमें एक बार नहीं कई बार कंप्लेन हुई है, और कंप्लेन होने के बाद ऊपर देखिए कि ये एक अभी कुछ दिन के अंदर अंदर ही ये पूरा ऊपर का फ्लोर बना, और जस्ट उसके बगल में एक और भी जमीन कब्जा करके उसको भी बना लिया गया। तो ये तो अभी इसकी हम केस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस हैं, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें तो कहीं ना कहीं देखिए इसका साफ साफ जो है प्रशासन की लापरवाही तो साफ दिखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संदीप जी, यहाँ पर आपने ठीक कहा, जिस तरह से, क्योंकि हम देखें कि ये अंदर कोई, जिस तरह से हम आपने जिस तरह से बताया कि कोई ग्रामीण एरिया में अगर हो या फिर गांव खेड़े में कहीं हो तो ठीक है, हो सकता है कि अधिकारियों की नजर वहां तक ना गई हो या फिर विभाग अधिकारी वहां तक ना पहुंच पाए हो। लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है किस तरह से इतनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण यहाँ पर कराया गया, और चौकी जिस तरह से आपने बताया कि चंद कदम दूर पर दो चौकी बनी हुई है, उसके बाद भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो भ्रष्टाचार को लेकर बातें की जाती है या फिर जो भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की बात की जा रही है, उन सभी योजनाओं पर, उन सभी नीतियों पर पलीता यहाँ पर लगाया जा रहा है। हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं, मधुकर मिश्रा जी। मधुकर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से अब ये पूरा मामला सामने आ रहा है कार्रवाई को लेकर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, पूरा मामला आपके सामने है, किस तरह से एक बड़ी बिल्डिंग जो है 2 जमीनों को कब्जा करके खड़ी कर दी जाती है, और जो कार्रवाई को लेकर हम बात कर रहे हैं, कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से इस पर नहीं होती है। किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? प्रशासन का इस पर संरक्षण तो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं को मिल ही रहा है, और जब तक संरक्षण मिलता रहेगा तब तक इस तरह के मामले आते रहेंगे सामने, और जो निर्दोष लोग हैं और कहीं ना कहीं जो परिश्रम करके इस तरह की जमीनों को खरीदते हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय हो ही रहा है यहाँ पर। मधुकर। ऋषिका जी, जैसे कि पूरा मामला आ रहा है संज्ञान में, इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं और जो कई का अथॉरिटी में जमे हुए अधिकारी हैं और बाबू हैं, सबसे पहले वो इस मामले में दोषी हैं। बिल्कुल। और नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण कहीं भी होता है तो इसमें सबसे पहले अधिकारियों की भूमिका जो है वो संदिग्ध रहती है। और जो नोएडा अथॉरिटी के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनकी बिना सह पर इस तरह का कोई निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बड़े लेवल पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार को रोकने की बात करती है, पर कहीं ना कहीं नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा जिला बनता जा रहा है जहां पर सबसे अधिक भूमाफियाओं के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लोगों की गाड़ी कमाई को लूटा जा रहा है। तरह तरह के सपने बिल्डर, जो बड़े बिल्डर माफिया हैं नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर, उनके द्वारा लोगों को नई नई स्कीम दिखाकर और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो धरातल पर उनके सपने दिखाकर लोगों से लूट की जाती है। और सबसे बड़ी बात इसमें पुलिस प्रशासन की भी ये आती है, जैसा कि पुलिस कमिश्नर नोएडा लक्ष्मी सिंह बहुत तेज तर्रार महिला अधिकारी हैं और लखनऊ राजधानी से होकर आई हैं यहाँ पर नोएडा में। और कहीं ना कहीं जिस थाना क्षेत्र में इस प्रकार से ये जो प्लॉटिंग होती है या कहीं भी इस तरह की जो फ्रॉड बिल्डरों के द्वारा किया जाता है, तो उसमें पुलिस
समय रहते संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बाद में पुलिस प्रशासन के द्वारा ही एफआईआर दर्ज की जाती है और फिर जांच के नाम पर आम जनता का शोषण भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन भी उतना ही दोषी है, जिनको अगर पता है कि उनके थाना क्षेत्र में इस प्रकार की अवैध गतिविधि चल रही है, बिना किसी नक्शा पास कराए, बिना किसी अथॉरिटी से, सिर्फ जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उनसे मिलकर जो अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, उस पर पुलिस को भी कहीं ना कहीं अपने स्तर से भी प्रयास करके ऐसे भूमाफियाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे उनका मनोबल टूटे और आम जनता को जो प्लॉट के नाम पर, फ्लैट के नाम पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लूट की जा रही है, उस पर रोक लगाई जा सके। बिल्कुल मधुकर जी, ठीक कहा आपने कि अगर प्रशासन इस तरह की कार्रवाई सख्त कर दे तो फिर कहीं ना कहीं इन तरीके के जो मामले सामने आते हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन आकाश, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे मामले हैं, हम रोजाना यहाँ पर कोई एक मामला डिस्कस करते हैं और भू माफियाओं को लेकर, क्योंकि मामले सामने उत्तर प्रदेश से ज्यादातर हम देखें तो रियल एस्टेट में धोखाधड़ी, भू माफियाओं को लेकर, जमीन कब्जाने को लेकर उत्तर प्रदेश से ये सारे मामले ज्यादातर सामने आते हैं। अब उत्तर प्रदेश की सरकार जहां भू माफियाओं पर शिकंजा कसने की तो बात दूसरी है, लेकिन पहले खुद के अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार में जिस तरह से लिप्त अब ये सभी अधिकारी पाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों पर और सरकार के ऊपर एक बड़ा सवाल अब यहाँ पर खड़ा होता है आकाश, क्योंकि जब तक आपके अधिकारी ही भ्रष्ट है, आपके अधिकारी ही पाक साफ नहीं है, तो फिर वो कैसे भूमाफियाओं पर शिकंजा कसेंगे? कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन जो इनके सिस्टम में बैठे अधिकारी हैं उनके आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं। और केवल जो कार्रवाई के नाम पर अगर आप किसी अवैध प्लॉटिंग को लेकर, किसी भी मामले को लेकर आप अगर पुलिस प्रशासन के पास अगर जाते हैं किसी भी मामले को लेकर, तो ये आपको आश्वासन देकर धीरे से टरका देते हैं। और यही वजह है कि जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे वो भू माफिया की बात की जाए या किसी भी मामले की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में जो बढ़ रहे हैं वो अधिकारियों की वजह से ही बढ़ रहे हैं। अगर इसमें ग्रेटर नोएडा की रिश्ता बात की जाए, तो अगर 8 मार्च की मामला सामने आता है और 8 मार्च के बाद अगर प्राधिकरण के अधिकारी इसको संज्ञान में लेते हैं, तो आज ये 2 मंजिला इमारत खड़ी नहीं होती और लगातार जो स्थानीय पत्रकार है इसका विरोध कर रहे हैं। कई बार ये खबरें प्रकाशित की गई है, लेकिन अधिकारियों के सर पे जू नहीं रही है। बिल्कुल आकाश, ठीक कहा आपने कि कहीं ना कहीं अधिकारियों का संरक्षण होता है, अधिकारी ही भ्रष्ट हैं, इसीलिए इस तरीके के मामले जो हैं वो बढ़ते हैं। संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से सिस्टम को लेकर अब बात यहाँ पर सामने आ रही है कि जब शासन का सिस्टम ही इस तरीके का भ्रष्ट है, तो कैसे भूमाफियाओं पर या जो कैसे ऐसे क्रिमिनल्स पर कैसे शिकंजा कसा जाएगा? तो यहाँ पर सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है उत्तर प्रदेश सरकार में। संदीप जी, देखिए, इस पे मैं कुछ इसको ब्रॉड लेवल पर अगर डिस्कस करें तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या, सिस्टम क्या है। तो अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर एक नोटिफाइड एरिया है। यहाँ पर पूरा डेवलपमेंट जो होता है वो प्राधिकरण करवाता है। तो प्राधिकरण ये कहता है कि हमने पूरा का पूरा गौतम बुद्ध नगर नोटिफाइड कर रखा है। तो नोटिफाइड में क्या होता है कि आप कहीं पर भी कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इस पे ब्रॉड लेवल पर डिस्कशन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि अलग अलग तरीके से अवैध निर्माण किया जाता है। जैसे आप जो ये केस देख रही हैं, ये केस तो बहुत छोटा सा केस है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो ग्रीन बेल्ट है, नाला और ग्रीन बेल्ट, इनकी में इन्होंने जमीन को कब्जा करके इस पे लगातार ये निर्माण करते जा रहे हैं। इसके अलावा भी आप बात करेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे डूब क्षेत्र है, जो जहां की ये लोकेशन बता रहे हैं, इस लोकेशन के जस्ट बाद एक रोड जाती है, मेन रोड, उसके जस्ट बगल में हिंडन का एरिया पड़ता है जो कि प्रॉपर डूब क्षेत्र है, और वहां पर बड़े लेवल पर प्लॉटिंग की जाती है। इसके अलावा जो गांव के इनके एरिया हैं जो कि प्रॉपर नोटिफाइड हैं, नोटिफाइड एरिया में भी प्रॉपर एक इनका एक तंत्र है, एक भू माफियाओं का एक तंत्र है जिसमें कुछ बड़े नाम होते हैं। ये क्या करते हैं कि गांव के जो किसान होते हैं उनसे केवल एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट करके वो एक प्लॉटिंग करते हैं, प्लॉटिंग करके एक वे ऑफ टाइम में, एक फिक्स्ड ऑफ टाइम में इनके जो गुर्गे होते हैं वो तुरंत उसको फटाफट बेच के वहां से निकल जाएंगे। अब रही बात, मेन मुद्दे पे आते हैं कि इसमें किसका संरक्षण है और कहाँ क्या है।
अगर हम बात करें कि कहीं पर ये एक्टिविटी हो रही है, तो आप ये समझिए कि किसी भी, चाहे ये इसकी कंस्ट्रक्शन आप देख रही हैं, ये भी एक दिन के अंदर नहीं बन गया कि एक रात में खुद का सब बन गया, या हम अवैध कॉलोनियों की बात करें तो कॉलोनी भी ऐसा नहीं कि एक दिन के अंदर रात रात में हो गया, सुबह उठे तो पता चला पूरी कॉलोनी बस चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको बनने में 3 महीने 6 महीने साल भर का टाइम लगता है। और उस बीच में या तो अधिकारी ये कह दें कि उनके कोई भी लोग, मैं बड़े अधिकारियों की तो बात नहीं कर सकता क्योंकि वो हो सकता है कि ऑफिस में बैठते हो, लेकिन जो फील्ड डिप्लॉयमेंट जिसकी है, जो ऐसे अफसर या ऐसे चाहे वो कोई भी उनका पद हो, जिनका कार्य ये है कि अथॉरिटी के इन जगहों पर निगरानी रखना कि कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या नहीं चल रहा है, कहाँ सुविधाएं हैं, कहाँ सुविधाएं हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट की बात करें, चाहे वो हॉर्टिकल्चर की बात करें, या जो इन्होंने स्वास्थ्य बना रखा है, डिफरेंट इन्होंने डिवीजन बना रखा है। अब इसके केस की हम बात करें तो जैसे कि इस पे जितना भी वर्किंग हम लोग की तरफ से हुई, इसमें ये कहा जाता है कि ये जो है एरिया जो है ना, ये चूंकि ग्रीन बेल्ट है, तो ग्रीन बेल्ट तो हॉर्टिकल्चर में आता है, तो हमने हॉर्टिकल्चर को फाइल प्रोसेस कर रखा है। हॉर्टिकल्चर आपको कोई और चीज कह देगा। अच्छा, इन सब के बाद जब आप, अगर ये डेवलप हो गया, अब देखिए इसमें 3 से 6 महीने का टाइम हुआ, 3 से 6 महीने में चीजें डेवलप हो गई। डेवलप होने के बाद जब ये बात मीडिया में आ रही है और दबाव बनता है, तो प्राधिकरण अपना एक फिक्स पैटर्न है इनका, ये जाते हैं और कार्रवाई स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अभी आकाश जी ने बताया कि जहां पर ये गए थे, अभी कल परसों की कार्रवाई हुई थी और वहां पर हमला हुआ और सब कुछ हुआ और वहां पर लोगों को चोटें भी लगी। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, ये मुझे नहीं आता कि इतनी सारी कार्रवाइयों के बीच में जब ये 6 महीने से साल भर ये लोग थे कहाँ पर, जब ये सारा बस रहा था तो। और दूसरी बात कि जो कार्रवाई हो रही है, इसमें कार्रवाई किस पे हुई? जो चीज खरीदी गई है, जो बनाया उसको उन्होंने तोड़ दिया। नुकसान किसका हुआ? एक आम आदमी का। लेकिन बिल्कुल संदीप जी, क्योंकि ये सवाल हम लगातार उठाते आए हैं कि अगर अवैध कॉलोनियों की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो प्रशासन का बुलडोजर, या फिर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हम बुलडोजर की कार्रवाई देखते हैं, तो बुलडोजर तो उन चीजों पर चलता है जो निर्माण करा लिया जाता है, लेकिन उसके पीछे जिसने इसका निर्माण कार्य कराया है उन पर कार्रवाई होना रह जाती है। अब ये बिल्डिंग है, यहाँ पर अगर कार्रवाई हो तो उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। आप उन पे कार्रवाई नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है कि वो इतने सातिर होते हैं कि वो पिक्चर में आते ही नहीं है। उनका मोड ऑफ ऑपरेंडी है, मैं इस पे काफी दिन तक रिसर्च किया हूँ। उनका मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या है कि वो एक एग्रीमेंट साइन ऑफ करते हैं, केवल बस वो एग्रीमेंट साइन ऑफ करेंगे कि भाई इतनी लैंड हम आपसे एग्रीमेंट कर रहे हैं इस रेट पे, और जब वो बेचते हैं प्लॉटिंग करके, तो वो किसान जो है सीधे के सीधे मतलब उसकी रजिस्ट्री करता है बायर को। तो ये जो बीच के जो कॉलोनाइजर है जिसको बोलते हैं हम, वो तो बीच से गायब है। उनका तो वो तो कहेंगे मेरा कोई रोल ही नहीं है। तो उनको लेकर फिर जांच जो है बात पूरी की, खरीदने और बेचा सेलर ने, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो कहीं साइन कर ही नहीं रहा है। आप उसके खिलाफ एफआईआर कर ही नहीं सकते। होता क्या है कि इसमें एक प्रॉपर तंत्र काम करता है, उसमें कुछ लोग सिस्टम में होते हैं, उनका सबका ये होता है कि ये चीज करवानी है और उस बीच में तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और जैसे वो सारी चीज डेवलप हो जाती है और वो सब कुछ बेच के निकल जाता है, उसके बाद में सारी कार्रवाई दिखावे के लिए कर दी जाती है। अब मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या उस 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, या जितने पीरियड में ये बन के तैयार हुआ, उसमें जो वहां का अधिकारी था, चाहे वो जेई हो, चाहे वो एई हो, या जो है सुपरवाइजर हो, जो भी हो वहां का रिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। क्या उसकी जवाबदेही नहीं बनती? अब अभी आप इनसे पूछने जाएंगे, बात करेंगे, तो ये कहेंगे कि इसका ध्वस्तीकरण करेंगे, लेकिन ध्वस्तीकरण के लिए हमारे पास पुलिस नहीं मिलती। अब पुलिस का अपना रोल है। पुलिस के पास जाइएगा तो पुलिस कहेगा कि हमारे पास इतनी वीवीआईपी मूवमेंट है, इलेक्शन का टाइम है, हमारे पास मैन पावर कम है, हम जो है पुलिस नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं संदीप जी, जिस तरह से आप ये पूरा मामला बता रहे हैं यहाँ पर, तो
जो बिचौलिए होते हैं यहाँ पर, जो कॉलोनाइजर होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि बायर और सेलर तो ठीक है, लेकिन जो बीच के लोग होते हैं जो ये सारी चीजें डेवलप करते हैं, जो इतना अवैध तरीके से ये निर्माण कार्य कराते हैं, वो तो इसमें से गायब हो जाते हैं जो जांच का हिस्सा है। यानी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन जो बिचौलिए हैं, जो ये काम में संलिप्त हैं, जिन्होंने ये पूरा काम किया है, उन पर भी जांच जो है वो बैठाई जानी चाहिए और उसको लेकर भी अथॉरिटी को जांच की जानी चाहिए, जो हमारे प्रशासन करता ही नहीं है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करके उसको छोड़ दिया जाता है। रिस्का आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि अगर कहीं पर किसी कॉलोनी में 500 से 1000 घर बन गए हैं, अगर 100 घर बने हैं तो 100 हम तो हमारे दो के हिसाब से 400 लोग बनते हैं। 400 लोग की पॉपुलेशन को आप हटाएंगे, वो तुरंत कोर्ट चले जाएंगे। और ये किसी भी कॉलोनाइजर को भली भांति तरीके से पता है कि इनको हटाया नहीं जा सकता। अगर वो बस गए हैं, वो कल कोर्ट चले जाएंगे और वो मानव अधिकार के दम पे कहीं न कहीं उन जो कॉलोनी है उनको रियलाइज कर दी जाएगी। अच्छा, मैं ऋषिका आपको एक तरफ ये बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है अथॉरिटी का, इन्होंने इसको डेवलप इसलिए किया है कि हम एक प्लान्ड वे में शहर बसाएंगे। अब जैसे इस प्लानिंग की हम बात करें कि गौर सिटी की प्लानिंग अगर इन्होंने सपोज कीजिए लाख लोगों के लिए कर रखी है, तो लाख लोगों के हिसाब से इन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसी अकॉर्डिंग लाइट, पानी, सब चीजें करते हैं ये। लेकिन जो ये अवैध कॉलोनाइजर है, ये 1 लाख की पॉपुलेशन यहाँ है, ये बगल में ही 1.5 लाख की पॉपुलेशन खड़ी कर देंगे और उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाता है और ये बात कही जाती है कि पॉपुलेशन बढ़ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जबकि एक्चुअल में ये जो कहीं न कहीं ये लोग मिलके जो इनकी आप मिली भगत आप कह लीजिए, उसकी वजह से ये एक ऐसा तंत्र खड़ा हो जाता है। बिल्कुल संदीप जी, आपने ठीक कहा कि मिली भगत की वजह से, क्योंकि जिसमें उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक के सभी अधिकारियों के मिली भगत, और उसकी वजह से ऐसा तंत्र खड़ा हो जाता है जिसमें आम आदमी तो नुकसान उठाता ही है, लेकिन जिन पर जांच होनी चाहिए, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए उचित तरीके से, उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। हमारे साथ मधुकर जी भी जुड़े हुए हैं। मधुकर जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं आपकी लेना चाहूंगी जांच को लेकर। जिस तरह से संदीप जी ने अभी बताया कि जो बिचौलिए हैं उन पर जांच नहीं हो पाती है, जो कॉलोनाइजर है उन पर जांच नहीं हो पाती है, बायर और सेलर के बीच में बात होकर रह जाती है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होकर रह जाती है। यहाँ पर जांच कमेटी अलग से बनाई जानी चाहिए ताकि जो निर्माण कार्य करा रहा है, जो इस तरीके की अवैध चीजों में संलिप्त है, परमिशन लाने से लेकर अवैध निर्माण कराने तक, उन पर भी जांच होनी चाहिए। मधुकर जी, इसमें सबसे पहले जो है ऋषिका जी, इसमें जो कॉलोनाइजर होते हैं, जो बिल्डर होते हैं, जो ये किसानों को बीच में करके और लोगों की गाड़ी कमाई को लूटते हैं, प्लॉट के नाम पर फ्लैट हैं, सबसे पहले इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और एक सरकार को तो हर जिले में टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए जो कि इन्हीं चीजों की निगरानी करे। अगर कहीं भी ऐसा मामला पाया जाता है तो जैसा कि जिन्हें सिर्फ वायर और किसान के बीच करा जाता है, बाकी ये जो माफिया हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं माफियाओं को समर्थन हासिल है, और ये जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है उसके भी नेताओं को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लाखों रुपए को लूटा जाता है प्लॉटिंग के नाम पे, उनको भी इसमें सामने आना चाहिए। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी नेता कार्यकर्ता ऐसे मामलों में दूरी बनाए रखते हैं, तो ये भी बात जग जाहिर होती है कि ऐसे जो अवैध बिल्डर हैं या सत्ताधारी पार्टी का समर्थन हासिल होता है, क्योंकि बिना सत्ताधारी पार्टी के समर्थन के ये इतना बड़ा अपराध और इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार है इसको बढ़ावा नहीं दे सकते। बिल्कुल मधुकर जी, ठीक कहा आपने। जिस तरह से संरक्षण को लेकर हम लोग यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं कि जब तक कहीं ना कहीं किसी बड़े व्यक्ति का, यानी किसी बड़े अधिकारी का, बड़े नेताओं का अगर संरक्षण नहीं मिले तो इस तरीके के जो कार्य है वो इस तरह से तो नहीं पनप सकते। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ग्रेटर नोएडा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहाँ पर अवैध निर्माण कराया गया, लगातार ग्रीन बेल्ट और नाले को लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है 2 जमीन पर कब्जा किया गया भूमाफियाओं की ओर से और बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी कर ली गई। अब हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जहां पर अवैध निर्माण कराया गया वहीं आसपास 2 चौकियां बनी हुई हैं। अधिकारियों का वहां से निकलना रोजाना होता है और हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि एक दिन में इतनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो जाता। 3 से 6 महीने, 6 महीने से साल भर ये निर्माण कार्य में लगते हैं। उसके बाद भी जो अथॉरिटी है वो कार्रवाई नहीं करती, जो प्रशासन है इस पर वो शिकंजा नहीं कसता है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब कार्रवाई को लेकर बात आती है तो सिर्फ ध्वस्तीकरण पर कार्रवाई यहाँ पर कर दी जाती है, लेकिन
लेकिन जो इन निर्माण कार्य में संलिप्त व्यक्ति है, जो इस तरीके के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, जो भूमाफिया है, उस पर जांच नहीं की जाती, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।